नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार बारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अरस्तु के आदर्श राज्य का विचार देखते हैं। सेबाइन ने कहा कि अरस्तु ने आदर्श राज्य की रचना की घोषणा अवश्य की, लेकिन उसने अपनी इस घोषणा को कभी कार्यान्वित नहीं किया। जैसा प्लेटो ने प्रयास किया था अपने आदर्श राज्य को यथार्थ में बदलने का, वैसा अरस्तु ने कभी नहीं किया। अरस्तु आदर्श राज्य के संबंध में नहीं, प्रत्युत राज्यों के आदर्शों के संबंध में पुस्तक लिख रहे थे। सेबाइन का ये एक तरीके से आरोप है या यह कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि अरस्तु का राज्य है वह वास्तव में आदर्श राज्य का विचार नहीं, बल्कि अरस्तु उसमें राज्य के आदर्शों के बारे में बता रहे हैं। प्लेटो की तरह अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। एक आदर्शवादी विचारक होता है वह एक ऐसे आदर्श की रचना करता है जो पूर्णतया यथार्थ से अलग हो सकता है, या वो इस आधार पर प्रभावित नहीं होता कि क्या उसे वास्तव में धरातल पर उतारा जा सकता है या नहीं। तो चूँकि अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक नहीं है, अरस्तु व्यावहारिक दृष्टि से ही सोचते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कोई आदर्श की कल्पना नहीं की। जैसा हमने प्लेटो के आदर्श राज्य में देखा था कि प्लेटो ने कैसे परिवार, संपत्ति, साम्यवाद, शिक्षा, उनकी एक आदर्श व्यवस्था उसके आदर्श राज्य में देखी थी, जो प्लेटो ने अपने जीवन में ही देखा कि उसे व्यवहार में उतारा नहीं जा सकता। इसीलिए प्लेटो ने लॉज में अपना उप आदर्श राज्य का विचार दिया। तो ऐसी गलती अरस्तु नहीं करते। अरस्तु व्यवहारिक बुद्धि से सोचने वाले राजनीतिक विचारक हैं, तो उन्होंने ऐसे कोरी कल्पना के आदर्श की कल्पना तो की ही नहीं है। अरस्तु के आदर्श राज्य और प्लेटो के आदर्श राज्य में महान अंतर है। वह प्लेटो के आदर्श राज्य के कटु आलोचक हैं। अरस्तु का आदर्श राज्य तो इतना व्यवहारिक है कि इवन वो प्लेटो के आदर्श राज्य के आलोचना करते हैं। प्लेटो की भांति काल्पनिक राज्य की विचारधारा का हिमायती नहीं होने पर अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में, भले ही उन्होंने कल्पना के महल नहीं बनाए होंगे या प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना की हो, फिर भी किसी भी थियरी या किसी भी विचारक का एक ड्रीम होता है या एक प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, व्हाट ओट टू बी। हर राजनीतिक विचारक या हर थियरी हमें प्रिस्क्राइब करती है। तो अरस्तु पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो एक क्रांतिकारी आदर्शवादी है, लेकिन अरस्तु एक अनुदार यथार्थवादी है। अनुदार से अर्थ है कि जो थोड़ा परिवर्तनों को कम स्वीकार करते हैं, सामाजिक जीवन में खासकर। मैक्सी ने कहा, प्लेटो नवीन जगत में उड़ने वाले वायुयान में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो मेघों के परे जाकर उस भूमि के पर्वत, समुद्र तट आदि के परिधि रेखाओं को आंकता है। अरस्तु ऐसा इंजीनियर है जो वहां जाकर नए मार्गों के निर्माण करता है। यानी प्लेटो ने अपनी कल्पना की जो उड़ान है वह यथार्थ से परे जाके की है, जबकि अरस्तु ने उसे यथार्थ में बदलने की कोशिश की है, यानी एकदम यथार्थ के अनुरूप उसका निर्माण करने की कोशिश की है। सिंक्लेयर ने कहा, अरस्तु वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से प्लेटो छोड़ देते हैं। इस टाइप के जो सूत्र वाक्य होते हैं, जैसा जो कि एक तरीके से क्रक्स के रूप में काम करते हैं, वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि किस राजनीतिक विचारक ने कहा अरस्तु वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से प्लेटो छोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर होगा सिंक्लेयर। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं एक एक करके देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शासन का उद्देश्य व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करना है। उत्तम जीवन के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। देखो, अरस्तु का जो आदर्श राज्य होगा, सर्टेनली वह इस पर डिपेंड करता है कि वह राज्य का अर्थ क्या लेते हैं, राज्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है,
राज्य क्यों बना हुआ है या क्यों उसमें वृद्धि हो रही होती है, राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है, इन पर निर्भर करता है। अरस्तु एक राजनेता या विधायक को अपनी इच्छानुकूल सम्मान चाहिए, जिस प्रकार एक बुनकर या जहाज निर्माता को उस जहाज या कपड़ा बुनने के लिए उचित सामान की आवश्यकता होती है। तो अरस्तु राज्य निर्माण के लिए निम्नलिखित सामग्रियों को सही अनुपात में बताते हैं कि यह सामग्री चाहिए, तभी सही राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अरस्तु ने जनसंख्या, क्षेत्रफल, शिक्षा, सामाजिक वर्गों का, इन सब का एक खाका बताया कि ऐसा आदर्श राज्य के लिए जरूरी है। जनसंख्या के तत्व को लेकर अरस्तु का मानना है कि राज्य के निर्माणक तत्वों में मानवीय तत्व यानी पॉपुलेशन महत्वपूर्ण एवं मूलभूत है। यह तत्व समुचित मात्रा में होना चाहिए और श्रेष्ठ किस्म का होना चाहिए, यानी न केवल क्वांटिटेटिव बल्कि क्वालिटेटिव भी अरस्तु इस पर विचार करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संख्या में पर्याप्त नहीं है, उसे उसमें गुण होने चाहिए, उच्च किस्म का होना चाहिए। राज्य की महानता है वो नागरिकों की संख्या के आधार पर निर्भर नहीं करती बल्कि उनकी कार्य क्षमता के आधार पर होती है। राज्य की जनसंख्या में उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित करने का समर्थक है जो शासन और शासित होने के योग्य हैं। यानी अरस्तु जनसंख्या में सिर्फ योग्य लोगों को शामिल करने का समर्थन करते हैं, यानी जो राज्य के काम में भागीदार हों, यानी जो योग्य हों आइदर शासन करने के लिए या शासित होने के लिए। राज्य की जनसंख्या में समाज के प्रत्येक अंग का उचित प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं, न केवल संख्या बल्कि संख्या का भी उनकी नज़र में कि श्रमिक, कारीगर, सब किसान, दार्शनिक, पादरी सब सही अनुपात में होने चाहिए, तभी राज्य सही से विकास कर सकता है। अरस्तु ने अत्यधिक जनसंख्या को हानिकारक माना, यानी यह राज्य के लिए खतरनाक है। उसने आम लोगों में नियम पालन करने की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो पाता, विधान स्वस्थ विधान नहीं रह पाता और विकृति आ जाती है, यानी ओवर पॉपुलेशन है वह राज्य के लिए बुरी है। और न्यून जनसंख्या भी हानिकारक है, क्योंकि इससे क्या है, राज्य में आत्मनिर्भरता नहीं आ पाती। अरस्तु के राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर राज्य बनना है। अरस्तु ने किसी अन्य राज्यों पर डिपेंडेंट या अत्यधिक व्यापार का समर्थन भी नहीं किया। जनसंख्या कितनी हो, अब अभी हमने देखा था कि उन्होंने बताया कि जनसंख्या में ये गुण होने चाहिए, जनसंख्या कुशल होनी चाहिए, सही अनुपात में होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या कितनी हो, इस प्रश्न का संख्यात्मक जवाब अरस्तु ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि राज्य का इतनी होनी चाहिए कि राज्य का प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को जानता हो, ताकि चुनाव या पद प्राप्ति के समय उसका सही अंकन किया जा सके। हमें पता है कि सिटी स्टेट में प्रत्यक्ष रूप से लोग शासन कार्य में भाग लेते थे, तो यह तभी हो सकता है जब लोग एक दूसरे को जानते हों, उनके बारे में जानकारी रखते हों। राज्य इतना बड़ा हो कि अपनी सेवाओं के द्वारा स्वतंत्रता को बनाए रख सके, और इतना छोटा भी हो कि एक सेनापति उस राज्य का सेनाओं का नियंत्रण रख सके। अधिक जनसंख्या वाले राज्य में विदेशियों और गैर नागरिक लोगों का मिश्रण होता है, जो उस राज्य में नैतिक स्तर के गिरने का कारण बनता है। अरस्तु ने ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे राज्यों का समर्थन किया है। राज्य का साइज है वह इतना होना चाहिए कि एक सेनापति उनकी सेना का नियंत्रण कर सके, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भरता को प्राप्त न कर सके। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि नागरिक एक दूसरे को जाने नहीं। जनसंख्या के गुण, उसके अनुपात, साइज यानी आकार के साथ साथ अरस्तु ने नागरिकों में भी नैसर्गिक गुणों को वांछनीय माना, यानी नागरिक भी गुण वाले होने चाहिए। अरस्तु ने माना कि यूरोप के लोगों में उत्साह का प्राधान्य है, लेकिन कौशल और चातुर्य
का अभाव है। वहीं एशिया के लोगों में कौशल और चातुर्य तो पर्याप्त है, लेकिन उत्साह जीरो है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि यूरोप और एशिया के मध्य यूनानी लोग हैं, ये इन तीनों गुणों का समुचित प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों गुण कौन से? उत्साह, कौशल और चातुर्य। इसी कारण अरस्तु ने कहा कि इन तीनों गुणों के समुचित प्रतिनिधित्व के कारण ही यूनानी हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना राजनीतिक विकास करते रहे। तो उन्होंने आदर्श नागरिक में, यानी आदर्श राज्य के नागरिक में इन तीनों गुणों के समुचित प्रतिनिधित्व की वकालत की। साथ ही आदर्श राज्य के नागरिक में यह गुण भी होना चाहिए कि वह परिचितों के साथ तथा अपरिचितों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। जनसंख्या नियंत्रण का भी प्रावधान किया। न केवल ज़्यादा जनसंख्या को खराब माना राज्य के लिए, बल्कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य को इस अधिकार दिए कि राज्य विवाह की आयु निश्चित कर सकता है, राज्य अत्यधिक युवाओं और अत्यधिक वृद्ध के बीच में शादी पर प्रतिबंध लगाए, अपंग, बद्धिशक्ल और मानसिक विकलांग को संतान उत्पत्ति की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और जनसंख्या रोकने के लिए गर्भपात को भी अनुमति प्रदान करनी चाहिए। अरस्तु का जनसंख्या को लेके जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षात्मक कथन है वह है कि राज्य की अधिकतम जनसंख्या की सीमा वह है जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, जिसका आसानी से निरीक्षण किया जा सके। यानी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और आसानी से निरीक्षण किया जा सकते। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति यानी अरस्तु आत्मनिर्भरता को बहुत वांछनीय मानते हैं, और आसानी से निरीक्षण किया जा सके यानी सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो यह अरस्तु के जनसंख्या पर विचारों का सार था। अब सेकंड जो विशेषता है, जो सेकंड तत्व है आदर्श राज्य का, वह है आदर्श राज्य का क्षेत्रफल। अरस्तु ने कहा कि भू क्षेत्र ना तो बहुत छोटा हो ना ही बहुत बड़ा हो। हमने जनसंख्या में भी देखा था कि अरस्तु हर मामले में मध्यम मार्गी हैं, यानी वो अतियों से, एक्सट्रीम से दूर भागते हैं, उन्हें एक्सट्रीम्स पसंद नहीं है। और ये भी उनकी द्वारा प्लेटो की गई आलोचनाओं में हम देखते हैं, क्योंकि प्लेटो अतिवादी हैं। तो यहाँ भी जैसा जनसंख्या के बारे में कहा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वैसे ही भूमि क्षेत्रफल ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, और आकार भी सही होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे 6 इंच चौड़ा और 1200 फुट लंबा अगर जहाज हो तो वह बेकार होगा, वैसे भी राज्य का आकार भी सही होना चाहिए, सिर्फ क्षेत्रफल सही होना ही पर्याप्त नहीं है। राज्य इतना बड़ा होना चाहिए कि एक दृष्टि से देखा जा सके और उसकी रक्षा की जा सके। राज्य की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए ताकि समस्त वस्तुएं उत्पादित की जा सके और राज्य आत्मनिर्भर बन सके। हमने देखा था कि अरस्तु के लिए राज्य की आत्मनिर्भरता टॉप प्रायोरिटी में से एक है। राज्य टिम्बर व कच्चे माल का उत्पादक अवश्य करना चाहिए। ये था अरस्तु के राज्य का क्षेत्रफल। आदर्श राज्य की स्थिति, यानी अरस्तु न केवल उसके क्षेत्रफल और आकार को लेकर चिंतित हैं, वो राज्य की लोकेशन को पर भी अपने विचार देते हैं कि आदर्श राज्य कहाँ स्थित होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि वह युद्ध, व्यापार और रक्षा की दृष्टि से राज्य की स्थिति को महत्वपूर्ण मानते हैं। अरस्तु राज्य को समुद्र और भूमि दोनों के लाभों से लाभान्वित करना चाहते हैं और हानियों से बचाना चाहते हैं। अरस्तु जैसा मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि समुद्री सब कुछ प्रदान करता है या भूमि में कुछ नहीं है, वो दोनों लाभों को अपने आदर्श राज्य को प्रदान करना चाहते हैं। तो राज्य का भूमि क्षेत्र, स्थलाकृति, जलमार्ग व्यवस्था, स्थल मार्ग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर विदेशी सेना घेरा डाल ले तो खुद की सेना और नागरिकों को
राज्य बचाकर निकल सके। यानी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर समुद्र की साइड से घेरा डले तो ज़मीनी रास्तों से भाग जाएं, और अगर ज़मीनी रास्तों से घेरा डले तो समुद्री रास्तों से बचाव का सुविधा हो। यानी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी स्थिति की अपनी भूमि में किलेबंदी की जा सके, यानी किलेबंदी की सुविधा भी राज्य के पास होनी चाहिए। अरस्तु आक्रामक युद्धों के विरुद्ध है। यद्यपि अरस्तु ने युद्ध का समर्थन नहीं किया है, युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया है, ना ही उनका जो आदर्श राज्य है वह प्रसारवादी नीति का अनुपालना करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्तिशाली नाविक सेना रखने का समर्थन किया। राज्य समुद्र के समीप होना चाहिए ताकि जो उनकी शक्तिशाली नाविक सेना होगी उनके जहाज़ खड़े रहें और ज़रूरत पड़ने पर विदेशों से आयात और निर्यात किया जा सके। अरस्तु आयात और निर्यात को फॉर सेक ऑफ ट्रेड, यानी सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसको समर्थन नहीं करते, ना ही ऐसा समर्थन करते कि किसी राज्य को निर्यात पर बढ़ावा देना चाहिए, महंगे धातुओं को इकट्ठा करना चाहिए, नहीं। इवन व्यापार को भी अरस्तु बहुत पॉजिटिव दृष्टि से नहीं देखते। वो कहते हैं कि व्यापार ठीक है लेकिन राज्य को व्यापारी नहीं होना है, राज्य का कार्य पॉलिटिकल ही है और उसे पॉलिटिकल ही बने रहना है, व्यापारी नहीं बनना है। सार रूप में राज्य समुद्र के इतना समीप भी नहीं होना चाहिए कि वाणिज्य वर्ग और नाविक वर्ग को अनुचित प्रोत्साहन मिले, ना ही इतना दूरस्थ कि समुद्र के लाभों से वंचित हो जाएं। अरस्तु सामाजिक जीवन में या सोशल फिलोसफी के रूप में ऐसे दर्शन का हिमायती नहीं है जो ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा कंजप्शन, ज़्यादा संचय, ज़्यादा लाभ, उसका समर्थन नहीं करते। आदर्श राज्य में सामाजिक संगठन क्या हो? अरस्तु ने सामाजिक ढांचे में 6 वर्ग और उनके विशिष्ट कार्य बताए। भोजन की आवश्यकता पूरी करने वाले तत्व को कृषक वर्ग, कला व उद्योग धंधे करने वाले को कारीगर वर्ग, सैनिक कार्य करने वाला योद्धा वर्ग, धन संपत्ति का स्वामी धनिक वर्ग और देवताओं की स्तुति करने वाला पादरी वर्ग और न्याय का निर्धारण करने वाला न्यायाधीश वर्ग। ये 6 वर्ग या 6 तत्व अरस्तु ने अपने आदर्श समाज में माने। इन 6 वर्गों के जो कार्य हैं इनको भी अरस्तु एक वर्ग विशेष तक सीमित करना चाहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि ये जो 6 प्रकार के कार्य हैं इनमें 4 तो नागरिक वर्गों के द्वारा यानी अरस्तु जिनको नागरिकता प्रदान करते हैं। अरस्तु हमने पढ़ा था कि अरस्तु नागरिकता है वो कुछ सीमित लोगों को ही प्रदान करते हैं, बहुत बड़े तबके को अरस्तु नागरिकता प्रदान नहीं करते। वृद्ध, महिला, बच्चे, विकलांग, विदेशी, दास, शिल्पी, कृषक, इनको अरस्तु नागरिकता प्रदान नहीं करते। यानी नागरिक जिसके पास अवकाश है और जिसके पास गुण है, यूनानी है। तो अरस्तु इन कामों को सिर्फ नागरिक वर्गों तक सीमित रखना चाहते हैं। वो कौन से 4 प्रकार के काम हैं? न्याय का काम, देवताओं की स्तुति का काम, धन संपत्ति के स्वामी का काम और सैनिक का काम। जो बाकी 2 काम हैं वो दास वर्गों के लिए छोड़ देते हैं। कला व उद्योग धंधों का और भोजन उत्पादन का कार्य दास वर्ग में यहाँ कृषक और शिल्पी वर्ग की बात है। और जो नागरिकों के द्वारा 4 कार्य किए जाते हैं उनका अरस्तु ने उनकी उम्र के अनुसार 3 वर्गों में बांटा। युवावस्था में सभी को योद्धा का कार्य करना है, द्वितीय अवस्था में प्रशासन व न्यायांग का कार्य करना है, तृतीय में देव पूजन या पादरी का कार्य करना है। अरस्तु देव पूजा का कार्य किसी कृषक को नहीं देना चाहते, ईश्वर को नागरिक के हाथों ही सम्मान मिलना चाहिए। अरस्तु के राज्य में वर्ग संगठन राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की तरफ ही डायरेक्टेड है। यानी अरस्तु ने वर्गों का जो ढांचा बताया है उसका उद्देश्य है वह आत्मनिर्भरता को ही एंश्योर
करना है, आत्मनिर्भरता को ही सुनिश्चित करना है। आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था क्या है? आदर्श राज्य के निर्माण और स्थायित्व के लिए शिक्षा पद्धति परम आवश्यक है। अरस्तु ने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट माना क्योंकि यह आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों में है और यह आदर्श राज्य को स्थायित्व प्रदान करती है। सभी नागरिकों के लिए एक ही शिक्षा पद्धति की व्यवस्था की, शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में लाया गया, लेकिन अरस्तु प्लेटो की तरह कठोर सैनिक शिक्षा का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कठोर सैनिक शिक्षा का विरोध किया, संगीत एवं व्यायाम को बराबर महत्व दिया। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है वह उत्तम नागरिक बनाना है, ऐसे नागरिक जिनमें उनका नैतिक विकास हुआ हो, जिन्होंने अपनी आदतों को परिमार्जित कर लिया हो, जिनमें विवेकशीलता का यथोचित विकास हो चुका हो, यानी अपनी जो प्रकृति है उससे दूर उसने अपना नैतिक विकास कर लिया हो, एक विवेकशील व्यक्ति की तर्ज पर। शारीरिक और नैतिक विकास का समर्थन किया। अरस्तु ने एजुकेशन की विस्तृत शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया। उन्होंने उम्र के लिहाज से 3 प्रकार की 3 फेजेज की एजुकेशन का वकालत की। 7 वर्ष तक की एजुकेशन, 7 से 14 वर्ष तक की एजुकेशन और 14 से 21 वर्ष तक की एजुकेशन। 7 वर्ष तक की एजुकेशन को फिर उन्होंने 3 वर्गों में बांटा। 2 वर्ष तक यह उन्होंने मौसम के अनुकूल, यानी बच्चे को मौसम के अनुकूल ढालना है इन 2 सालों में। अगले 3 सालों में 2 से 5 उनको अंगों को पुष्ट करना है, यानी एक तरीके से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है, उसे हष्टपुष्ट बनाना है। 5 से 7 वर्ष यहाँ उसकी एक तरीके से प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कार्य हैं कि उसे अभद्र और अश्लील आदतों से बचाना है, उसे एक तरीके से अच्छी आदतों का विकास करना है। 7 से 14 वर्ष तक की जो एजुकेशन है वो अरस्तु ने आज्ञा पालन, नैतिक भावना का उत्थान और सामान्य पढ़ाई लिखाई वाले कार्य को समर्पित किया। और 14 से 21 वर्ष तक की आयु में बौद्धिक शिक्षा की वकालत की, जिसमें 16 से 17 वर्ष में हल्के व्यायाम का भी सुझाव दिया। यानी नैतिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का अरस्तु ने समर्थन किया, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सैनिक शिक्षा की वकालत उन्होंने नहीं की। संपत्ति और परिवार, प्लेटो के साम्यवाद, प्लेटो के जो एजुकेशन थी हमने उसमें देखा था कि प्लेटो संपत्ति को एक तरीके से आदर्श राज्य के उपयुक्त नागरिक बनने में, शासक बनने में उसे बाधा मानते हैं। और परिवार को भी प्लेटो ने बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा। अरस्तु ने इन दोनों तथ्यों की बड़ी कटु आलोचना की है प्लेटो की, और उन्होंने संपत्ति और परिवार दोनों को न केवल स्वाभाविक बल्कि राज्य के लिए आवश्यक और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इसकी वकालत की। अरस्तु ने कहा कि संपत्ति आदर्श राज्य का आवश्यक अंग है, मनुष्य के सुखी जीवन के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। अरस्तु ने संपत्ति के 2 प्रकार बताए थे, सजीव और निर्जीव। सजीव संपत्ति हमने अरस्तु की दासता के विचार में देखा था। दास उसके मुख्य रूप से सजीव संपत्ति हैं। दास के साथ साथ जैसे पशु भी हैं। निर्जीव में जो संपत्ति निर्जीव संपदा के रूप में होती है वह है निर्जीव संपत्ति। संपत्ति प्राप्ति के 2 तरीके अरस्तु ने बताए। प्राकृतिक तरीका है श्रम के द्वारा संपत्ति का अर्जन, जिसे अरस्तु ने कहा यह प्राकृतिक है और यह एक तरीके से वैध है, यही हमें अपनाना चाहिए। दूसरा तरीका है अप्राकृतिक, यानी विनिमय के द्वारा, ब्याज के द्वारा संपत्ति सृजन। इसे अरस्तु ने खराब माना, अप्राकृतिक माना। संपत्ति का स्वामित्व भले ही व्यक्तिगत हो, उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। अरस्तु ने सामूहिक उपयोग को अपनाने की वकालत की। अरस्तु ने संपत्ति को अपने आप में अच्छाई नहीं माना। उन्होंने कहा कि संपत्ति है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अरस्तु ज़्यादा उपभोग और ज़्यादा उत्पादन उसका समर्थन नहीं करते, बल्कि उनके राज्य का जो उद्देश्य है वह आत्मनिर्भरता है।
न कि प्रसारवादी राज्य। तो अरस्तु यह व्यक्तिगत लाइफ में भी मानते हैं कि संपत्ति का जो सामूहिक उपयोग है वह संपत्ति के दुर्गुणों से बचाएगा। परिवार को अरस्तु ने स्वाभाविक, उचित और प्रेरणादायी माना। उन्होंने कहा आत्मरक्षा, आत्माभिव्यक्ति और यौन भावनाओं की संतुष्टि के कारण परिवार स्वाभाविक है, आवश्यक है। अगली विशेषता है आदर्श राज्य की कानून की सर्वोच्चता। जैसा हमने प्लेटो के उपादर्श लॉज में उन्होंने जो उपादर्श की व्याख्या की उसमें देखा था कि प्लेटो ने विवेक की तुलना में कानून के शासन की महत्ता को स्वीकार कर लिया था। अरस्तु ने भी कानून की सर्वोच्चता को माना। कानून की सर्वोच्चता से तात्पर्य कानून, सबके ऊपर कानून समान रूप से लागू होगा। अरस्तु ने कानून को एक तरीके से संचित ज्ञान, संचित विवेक का प्रतिनिधि माना, जो एक तरीके से व्यक्ति की इच्छा से अनअफेक्टेड है। यानी जो शासन कर रहा है उसकी जो इच्छा है वह लालच, डर इनसे प्रभावित हो सकती है, लेकिन कानून चूंकि वह संचित विवेक है वह इनसे अनअफेक्टेड रहता है। अरस्तु का महत्वपूर्ण कथन है कि ठीक प्रकार से बनाए हुए कानून ही अंतिम संप्रभु है। यहाँ हमने देखा कि कानून के शासन का तात्पर्य यह नहीं है कि कैसे भी बनाए हुए कानून का शासन, कानून भी संगत होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यही हम ब्रिटेन के संविधान में सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन का तात्पर्य है नॉट रूल बाई एनी काइंड ऑफ लॉ, रूल बाई ए गुड लॉ। और इसका जो सार होता है वह होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कानून जो व्यक्ति के जीवन में कम हस्तक्षेप करने वाले हों, जो स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ऐसा ही अरस्तु के कानून के शासन में है, जहाँ कानून से तात्पर्य अच्छे बने हुए कानून हैं। अरस्तु ने कहा व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून का शासन श्रेष्ठ है, क्योंकि कानून ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने अरस्तु की राज्य की विशेषताएं देखी। क्या शिक्षा, संपत्ति, परिवार, सामाजिक वर्ग, पॉपुलेशन, क्षेत्रफल, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, राज्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए। लेकिन अरस्तु के इस आदर्श राज्य की आलोचनाएं भी होती हैं, क्योंकि जैसा हमने प्लेटो के उपादर्श में देखा था, अरस्तु का ये जो आदर्श है यह काफ़ी हद तक प्लेटो के उपादर्श जैसा है। जैसा कि सिनक्लेयर भी कहते हैं कि अरस्तु ने वहाँ से शुरू किया जहाँ प्लेटो ने छोड़ा था, यानी प्लेटो के उपादर्श राज्य को ही अरस्तु ने एक तरीके से अपनाया है। अरस्तु ने आदर्श राज्य की रूपरेखा में व्यवहारिक बुद्धि विवेक से काम लिया। परिणाम स्वरूप आदर्श राज्य का व्यवहारिक स्वरूप ही उसने प्रस्तुत किया। प्लेटो की भांति निरपेक्ष आदर्श यानी एब्सोल्यूट आइडियल का चित्रण उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उसकी आलोचनाएं होती हैं। पहली आलोचना है आदर्श राज्य की अवधारणा मौलिक नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यह प्लेटो के उपादर्श राज्य यानी जो लॉज उनकी पुस्तक थी प्लेटो की, उसमें जो उन्होंने व्याख्या की थी उसका एक तरीके से चित्रण है। उसी को आधार मानकर अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य को समझाया है। यह अपने आप में मौलिक विचार नहीं है। आदर्श राज्य का अधूरा वर्णन क्या है, ऐसा प्रोफेसर रोस मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अरस्तु ने शक्तियों का पृथक्करण, अलग अलग राज्य के अंगों की बात की, लेकिन विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन व कार्यपद्धति के विषय पर कुछ नहीं बताया। तो वो ये भी संभावना बताते हैं कि या तो अरस्तु की कल्पना ने साथ नहीं दिया कि वो इसको डिस्क्राइब करते, या ये हो सकता है कि इन विषयों से संबंधित प्रश्न हो गए हों, लेकिन वो अरस्तु की राज्य संबंधी धारणा को, इस वर्णन को अधूरा मानते हैं। आदर्श राज्य अत्यंत सीमित है। अत्यंत सीमित इस सेंस में है कि उनका आदर्श राज्य है उसमें नागरिकता और नागरिक अधिकार बहुत ही छोटे तबके तक सीमित हैं। इस वजह से उनका आदर्श राज्य कुछ एक लोगों को ही शामिल किए हुए है, क्योंकि राज्य नागरिकों को ही अधिकार प्रदान करता है। अरस्तु ने आदर्श राज्य का नहीं वर्ण राज्य के आदर्शों का वर्णन
किया है। यह जो कमेंट है एक तरीके से हमने इस लेक्चर के शुरू में पढ़ा था, सेबाइन का है। सेबाइन ने कहा कि हम अरस्तु के आदर्श राज्य की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में अरस्तु का राज्य, आदर्श राज्य का वर्णन अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में मिलता ही नहीं है। अरस्तु ने राज्य के आदर्शों की बात की है। अरस्तु का राज्य अव्यवहारिक है। सामाजिक व्यवस्था अनुदारवादी है। अनुदारवादी से तात्पर्य जो व्यवस्था को बनाए रखने में समर्थन का हिमायती होता है, परिवर्तन का विरोधी होता है, सामाजिक न्याय का विरोधी होता है, समाज में इनइक्वालिटीज़ का समर्थन करता है। तो विशेषकर कृषक और शिल्पी वर्ग को अरस्तु ने नागरिकता से वंचित किया। ये उसके अनुदारवाद का उदाहरण है। अब प्रश्न है कि क्या अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के उपादर्श राज्य का ही दूसरा नाम है? जैसा सिनक्लेयर ने कहा कि अरस्तु वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से प्लेटो छोड़ते हैं। सेबाइन ने कहा जिसे अरस्तु आदर्श राज्य मानता था वह प्लेटो का आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। प्लेटो के उपादर्श और अरस्तु के आदर्श राज्य में बहुत सी समानताएं हैं। हमने देखा जो सबसे महत्वपूर्ण समानता थी वो थी कानून की सर्वोच्चता, क्योंकि प्लेटो ने भी कानून की सर्वोच्चता को मान लिया था। अरस्तु का जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अरस्तु के राज्य की विशेषता थी, हमने बाई चांस मिसिंग हो गया, हम यहाँ देख लेते हैं। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी अरस्तु ने जो उसका संविधान का वर्गीकरण था, हमने देखा था मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टायरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। तो अरस्तु ने अपने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी और मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन उनका पॉलिटी था, तो डेमोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी का मिक्स उन्होंने वकालत की थी। इन महत्वपूर्ण समानताओं के बावजूद अरस्तु के आदर्श राज्य में और प्लेटो के उपादर्श राज्य में निम्नलिखित अंतर थे। जैसे प्लेटो ने उपादर्श राज्य में शिक्षा के निर्माणक रोल पर जोर नहीं दिया, जबकि अरस्तु शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सिनक्लेयर का यह कथन अंतर स्पष्ट करता है। सिनक्लेयर ने कहा प्लेटो एक ऐसे नगर का निर्माण कर रहे थे जो दूसरे लोगों के लिए यानी सामान्य लोगों के लिए था, न कि प्लेटो के स्वयं के लिए, जबकि अरस्तु ऐसे नगर की योजना बना रहे थे जो अपने मित्रों से हित प्रसन्नतापूर्वक रह सके। प्लेटो का राजनीतिक व्यवस्था में विवेक तथा दर्शन पर आधारित वर्ग को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। वहीं अरस्तु उस वर्ग को प्राधान्य देते हैं जो संस्कृति एवं अवकाश का उपयोग करने की क्षमता रखता है। यानी उनका एक तरीके से क्लास बायसनेस है, लेकिन क्लास बायसनेस वो एक जन्म आधारित ना होकर गुण आधारित वर्ग की उन्होंने पूर्वाग्रह से सोचा। यद्यपि अरस्तु के अन्य विचारों में जैसे नागरिकता है, दासता है, इन विचारों में स्पष्ट क्लास बायसनेस है, जब वो ये कहते हैं कि नागरिक यूनानियों को तो मिलेगी और यूनानी कभी दास नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।